अच्छा, तो ठीक है, पहले दिन कंटिन्यू। जी, पहले दिन हम लोगों ने वर्ण देखे थे। वर्ण मुख से निकलने वाली सबसे छोटी ध्वनि, मुख से निकलने वाली हर ध्वनि को वर्ण कहते हैं। तो वर्ण के 3 प्रकार होते हैं, स्वर, व्यंजन और स्वरादि। और फिर उसके बाद स्वर के भी 3 प्रकार देखे थे। पहला था ह्रस्व स्वर, दूसरा था दीर्घ स्वर, तीसरा था प्लुत स्वर। तो ह्रस्व स्वर जिनका उच्चारण करने में एक मात्रा का समय लगता है, उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं। जैसे कि अ, ई, उ, री, री। तो ये सब ह्रस्व स्वर है। दीर्घ स्वर जिनका उच्चारण करने में 2 मात्रा का समय लगता है, द्विमात्रिका दीर्घ उच्यते, तो उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। जैसे कि आ, ई, उ, इस तरह से होते हैं। और प्लुत स्वर जिनका उच्चारण करने में त्रिमात्रिका, 3 मात्रा का समय लगता है, उन्हें प्लुत स्वर कहते हैं। जैसे कि ओम, तो इसका उच्चारण वेदों में ज्यादातर किया जाता है। उसके बाद हम लोगों ने देखा व्यंजन। व्यंजन के भी 3 प्रकार देखे थे, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ और स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ और ऊष्म व्यंजन। तो स्पर्श व्यंजन क्या होते हैं? काद, योम, वासना, स्पर्शाः, मतलब जिनका उच्चारण करने में हमें जिह्वा को जिह्वा जहाँ पर स्पर्श करती है, जिनका उच्चारण करने में हमें स्पर्श करना पड़ता है तालू से जिह्वा का, तो उन्हें स्पर्श व्यंजन बोलते हैं। का से लेकर के माँ तक सब स्पर्श व्यंजन है। ठीक है ना? हाँ, और उसके आगे आप जाइए, मैं बताऊंगा बाद में क्या करना है। अच्छा, उसके बाद में अंतस्थ व्यंजन, य, र, ल, व, ये सब अंतस्थ व्यंजन है। इनका उच्चारण थोड़ा अंदर से होता है। और फिर ऊष्म व्यंजन है, शल, ऊष्मणः, शल। इस प्रत्यय में ऊष्म वर्ण होते हैं, स, श, श, त, ह। तो ये ऊष्म व्यंजन है। और फिर व्यंजन के और भी 3 प्रकार हम लोगों ने देखे थे, कठोर व्यंजन, मृदु व्यंजन और अनुनासिक व्यंजन। तो कठोर व्यंजन जिनके आगे विसर्ग आने पर उस व्यंजन में उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता, विसर्ग में कोई परिवर्तन नहीं होता, उन्हें कठोर व्यंजन कहते हैं। और हर वर्ग के पहले तथा दूसरे अक्षर ये कठोर व्यंजन में आ जाते हैं। और स, श, श, ह, ये भी कठोर व्यंजन में आता है। और उसके बाद मृदु व्यंजन में जितने भी बचते हैं बाकी सारे वर्णमाला के वर्ण, वो मृदु व्यंजन में आते हैं। और मृदु व्यंजन के आगे विसर्ग होने पर उसमें विसर्ग में परिवर्तन होता है। उसके बाद अनुनासिक के आगे में व्यंजन, विसर्ग क्या है? विसर्ग के आगे मृदु व्यंजन आए तो विसर्ग थोड़ा चेंज होता है। अच्छा, ठीक है, मैं और बोलूंगा बाद में। हाँ। और उसके बाद आगे हम लोगों ने अनुनासिक व्यंजन देखे थे। यह हर हर वर्ग के 5वें अक्षर या अनुनासिक व्यंजन में आते हैं, जिनका उच्चारण नासिका से होता है। अब आगे स्वरादि। स्वरादि के 2 प्रकार थे, अनुनासिक और विसर्ग। तो हाँ, नहीं, स्वरादि के 2 प्रकार, अनुस्वार और विसर्ग। हाँ, अनुस्वार और विसर्ग। अब आगे संधि पे आए। हाँ, संधि दो वर्णों के हाँ, मिलने पर इससे जब पहले परिवर्तन होते हैं। एक बताना चाहता हूँ। हरिओम, आवाज आ रही है? हाँ 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 हाँ, अब आ रही है, बीच में चली गई थी। हाँ, शल उष्मानः ऐसा बोलना है। हाँ, कैसे? शल उष्मानः।
ऐसा सूत्र है। और कादयो मावसानाः स्पर्शाः, ऐसा सूत्र है। सूत्र में चेंज ना करना, नए नए सूत्र बनाना नहीं, जो पाणिनि जी ने रखे वैसे ही रखना। ठीक है, ठीक है। कादयो मावसानाः स्पर्शाः, स्पर्श वर्ण किसे कहते हैं वो मैंने बताया था। जिनका उच्चारण करते समय हमारी जिह्वा किसी ना किसी स्थान को स्पर्श करती है, तब उन्हें स्पर्श वर्ण कहते हैं। जैसे कि मैं च बोल रहा हूँ, च बोलते समय मेरी जिह्वा, मेरी टंग, इंग्लिश में बोले तो जिसको स्पर्श कर रही है ना, उस स्थान को हम तालु कहते हैं। तो ये तालव्य हो गए, ऐसा बोलना है ना। और शल उष्मान ऐसा एक बोलना है। और क्या बोलना था, ठीक है आगे बोलिए, मैं और बताऊंगा। संधि। संधि, हाँ। दो वर्णों के मेल होने से उसे संधि कहते हैं। दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। और संधि के 3 प्रकार होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। तो जब स्वर के मेल से स्वर संधि होता है, जब पद के अंत में स्वर आए और पद दूसरे पद के स्टार्टिंग में स्वर हो, तो उन दोनों के मिलने से स्वर संधि होता है। के बाद व्यंजन संधि, व्यंजन के आगे स्वर या व्यंजन आने से वो व्यंजन संधि कहलाता है। और विसर्ग संधि, विसर्ग के आगे स्वर या व्यंजन में से कुछ भी आने पर वहां विसर्ग संधि होती है। स्वर संधि, स्वर संधि अब स्वर संधि में हम लोगों ने देखा था सबसे पहली संधि यण संधि। इसका सूत्र था इको यणाची। इकः स्थाने यण स्यात् अचि परे, मतलब इक्के स्थान पर यण आदेश हो जाता है जब पद दूसरे पद के स्टार्टिंग में स्वर हो तो ई और इनका स्थान मतलब जैसे ई के जगह पर य आदेश करेंगे, ऊ की जगह पर व आदेश करेंगे, क्योंकि उन दोनों का स्थान, उच्चारण स्थान सेम ही रहेगा। तो इसलिए जैसे कि ऊ का ओष्ठ है और व का भी दंतोष्ठ है, इसलिए वो सेम उच्चारण स्थान वाला आदेश हम लोग करते हैं इन चारों में से। आगे यण संधि के बाद अयादि संधि देखी थी, उसका सूत्र था एचो यवाव यावह। इसका अर्थ होता है जब इच के स्थान पर इच प्रत्याहार में ए ओंग आई औ ये आते हैं। तो ए ओ आई औ के स्थान पर आय अव आई आव ये क्रम से आदेश हो जाते हैं। और एक एग्जांपल अगर देते हैं तो पावक, तो जैसे पावक में आव, पावक 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 में पौ प्लस अक, तो यहाँ पर ओ पौ प्लस अक, तो यहाँ पर जब आव आदेश होगा तो वहां पर पावक हो जाएगा। आगे सवर्ण दीर्घ संधि, इक्कः सवर्णे दीर्घः, इसका सूत्र होता है और इक के आगे इक इस प्रत्याहार के आगे जब उसी का सवर्ण आता है तो वहां दीर्घ आदेश हो जाता है। जैसे हिम प्लस आलय, तो हिम में पद के अंत में अ है, म के साथ आ है, तो ह्रस्व आ है, और फिर दूसरे पद के स्टार्टिंग में आ है, बड़ा आ है, दीर्घ आ है। तो इसलिए जब इन दोनों की संधि करेंगे तो हिमालय दीर्घ आदेश हो जाएगा। और इसके बाद वृद्धि संधि, वृद्धि संधि का सूत्र है वृद्धि रेचि। वृद्धि रेचि, यहाँ पर पहले पदांत में अ होना चाहिए ह्रस्व या दीर्घ, और दूसरे पद के स्टार्टिंग में एच प्रत्यय होना चाहिए।
तो वहां पर हम लोग एच प्रत्यय कर देते हैं। जैसे क्या कर जैसे देते कि हैं? एग्जाम एच आपका आवाज कट हो रहा है। हाँ बोलिए, एच कौन से क्या प्रत्यय करने वाले वृद्धि में? एच प्रत्यय नहीं करते, एच वृद्धि करते। वहां वृद्धि वाले कौन कौन? अच्छा वृद्धि कर हाँ हाँ वृद्धि करते हैं और ओ और ए करते हैं आ ई ओ वृद्धि ये करते हैं। और गुण क्या है तो? अरे सॉरी ओ सॉरी ये गुण का शायद मैंने बता दिया है। प्रयोग। हाँ 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 ये शायद मैंने गुण का हाँ बता दिया है। बोलिए। तो एक और बार मैं बोलूं। हाँ गुण हाँ बोलिए। संधि सवर्ण दीर्घ संधि के बाद गुण संधि आद गुणः इसका सूत्र था। तो पहले पद के अंत में स्वर होता है ह्रस्व या दीर्घ और दूसरे पद के स्टार्टिंग में पहले पद के अंत में स्वर होता है ऐसा नहीं बोलना चाहिए। पहले पद के अंत में अ या आ होना चाहिए, इन दोनों में से कोई होना चाहिए, है ना। और आगे कौन सा भी स्वर हो तो चलेगा, अच ऐसा बोला है। हरिओम। अच्छा हाँ हाँ नेटवर्क खराब है। हाँ ठीक है। पहले पद के अंत में अ या फिर आ होना चाहिए और दूसरे पद के स्टार्टिंग में आगे कोई भी स्वर होना चाहिए। तो वहां गुण आदेश हो जाता है। गुण थे अ ओ और ए अ ओ ए ये गुण थे। जैसे कि गुण का एग्जाम्पल द्वा गणेश। हाँ द्वा अच्छा गणेश तो हाँ गण ईश आगे वाला। गण ईश हाँ आगे वृद्धि संधि। वृद्धि संधि का सूत्र होता है वृद्धि रेचि और पहले पद के अंत में स्वर आना चाहिए और दूसरे पद के स्टार्टिंग में ईच प्रत्यय आना चाहिए। तो वहां वृद्धि आदेश हो जाता है। अ आई और औ ये वृद्धि आदेश होता है। तो दूसरे जैसे कि एग्जाम्पल अत्र प्लस एकः तो अत्रैकः तो यहाँ पर वृद्धि आदेश हो जाएगा। व्यंजन संधि भी बोल रहे हैं क्या? आगे व्यंजन संधि हम आगे अभी आपकी आवाज। हाँ आवाज आगे हो हम रही लोगों ने है। व्यंजन संधि देखा था। या तो अभी स्वर संधि में हाँ और आगे हम लोगों ने बाकी हैं। अच्छा हाँ पूर्व रूप संधि इसका सूत्र होता है एंग पदांता दिति एंग एग इंगः एंग पदान्ता पदांता एंग दति। पदांता दति। हाँ, हाँ इसका सूत्र होता है और पहले पद के अंत में ए या फिर ओ आना चाहिए और दूसरे पद की शुरुआत में अ आना चाहिए। तो वहां पर अवग्रह वाला आ जाता है जैसे कि यो यम तो योयम यो प्लस अयम तो इन दोनों की जब संधि करेंगे तो ये योयम हो जाएगा। ठीक है।
आगे और हाँ। और एक प्रकार था, लोपः शाकल्यस्य, ये हम लोगों ने ये भी देखा था, लोपः शाकल्यस्य। तो इसमें वृद्धि के बाद आ और व हट जाता है, व का लोप हो जाता है। जैसे ठीक वर्तते है। इति, अभी तो वर्तत व्यंजन हाँ। संधि के लिए थोड़ा होते हैं, तब तक मैं हरिओम। भैया आपकी आवाज नहीं आ रही है। हाँ, हाँ अभी ख्याति जी आप थोड़ा हाँ रुक भैया आ रही जाइए, है, थोड़ी आराम थोड़ी। करिए। मैं अजीत जी को पूछता हूँ मैं। हाँ ठीक है, भैया। अजीत जी। हाँ भैया, आपकी टर्न है अब। हाँ भैया, एक सेकेंड। अबे वीडियो भैया कहाँ से बोलना है? स्टार्टिंग से, वर्ण से? हेलो। हाँ, अभी स्वर संधि से शुरू हो जाओ। अभी तो आधा घंटा तो ऐसे हो गया हमारा। स्वर संधि से भैया, अच्छा। भैया स्वर संधि हमारी वो होती है जिसकी उत्पत्ति स्वयं होती है, स्वयं राजते, जिस जैसे कह सकते हैं। नहीं, उन्हें स्वर कहते हैं, वो अलग है ना। वो अच्छा, आप संधि से शुरू में पूछ ठीक रहे था। हैं? अभी हम दो स्वर जब एकत्र आते हैं, उनकी जो संधि होती है उसे स्वर संधि कहेंगे। उसके प्रकार बताइए। अच्छा भैया, स्वर संधि, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर। और ह्रस्व स्वर हमारा वो स्वर होता है नहीं, जो, हाँ बोल, अजीत जी, जी बोलिए। ठीक है चलो बोलो, कोई बात नहीं, सुन लेते हैं आज। जो एक बोलिए मात्रा बोलिए। जो एक मात्रा वाले होते हैं वो हमारे ह्रस्व स्वर होते हैं, हम्म, और जो द्वि मात्रा वाले होते हैं वो हमारे दीर्घ स्वर होते हैं। और प्लुत स्वर हमारे वो होते हैं जिसमें त्रिमात्रा होती है। और भैया भिन्न भिन्न स्वरों के संयोग से जो उत्पन्न होते हैं उन्हें संयुक्त स्वर कहते हैं। आपका भी नेटवर्क का प्रॉब्लम है। भैया क्या नेटवर्क करें अब। प्रॉब्लम, हम खुले आसमान के नहीं नीचे नहीं बैठे हैं। नहीं भैया, अजीत भैया की आवाज क्लियर आ रही है, वो शायद आपका। अच्छा, मेरे नेटवर्क का प्रॉब्लम है। जी। एक मिनट और मैं कुछ करता हूँ। ठीक है, मैं देखता हूँ कुछ है ना। हाँ, आप बोलते रहिए, मैं सुनता हूँ आपको। जी भैया। भैया स्वर स्वर के प्रकार तो हो गए, तो संधि बोल ले अब। स्वर संधि सारे क्या जी। हम कह रहे हैं भैया, स्वर के प्रकार हो गए, तो संधि बोले कि व्यंजन के प्रकार बोले? मैंने स्वर संधि के प्रकार पूछे थे। अच्छा ठीक है, बोलिए स्वर हाँ संधि के तो प्रकार। जी भैया, स्वर संधि भैया हमारी पहली है यण संधि। हम्म यण संधि हमारी है इको यड़ची हम्म सूत्र। और भैया ये होती है कि ई उ री री के बाद अगर कोई स्वर आता है तो ई के स्थान पर या, उ के स्थान पर वा, री के स्थान पर रा, और री के स्थान पर ला हो जाता है। हम्म ठीक है, तो भैया ये हमारी यण संधि होती है। और भैया अयादि संधि, अयादि संधि का सूत्र होता है एचो यव यावह। ए ऐ ओ औ के बाद कोई और स्वर आता है तो ए के स्थान पर ऐ के स्थान पर आय, और ओ के स्थान पर अव, और औ के स्थान पर आव हो जाता है। ठीक है, ठीक है भैया। लेकिन आगे क्या होना चाहिए। ए ऐ ओ और औ।
नहीं, ये तो पद के अंत में होना चाहिए, लेकिन दूसरे वाले पद के प्रारंभ में क्या होना चाहिए? भैया स्वर होना चाहिए। अच होना, स्वर होनी चाहिए। ठीक है, बोलिए, आगे बोलिए। भैया गुण संधि, गुण संधि का जो सूत्र होता है वो होता है आद गुणा। तीसरा प्रकार। हाँ भैया गुण संधि। हेलो। हाँ हाँ, सुन रहा हूँ। हाँ तो भैया गुण संधि का जो सूत्र होता है वो होता है भैया आद गुणा। और भैया इसका वो ये होता है डेफिनेशन की इसमें आ और ऊ मिलके भैया ओ बन जाता है, और आ और ऊ मिलके औ बन जाता है। आ और ई ऐ, और आ प्लस दीर्घ ई ऐ बन जाता है। ठीक है भैया। ठीक। और भैया अब है भैया एग्जाम्पल मैंने नहीं लिखे किसी के। ठीक है भैया। भैया दीर्घ संधि, दीर्घ संधि का जो हमारा सूत्र होता है वो होता है अकः सवर्णे दीर्घः। इसमें भैया वो इसमें जो हमारा ब्रेक होता है वो हमारा आ में ब्रेक होता है, और जो पूर्व वो जो जिस शब्द को ब्रेक करते हैं उसमें आ मतलब बड़ा वो होता है आता है। आ प्लस आ मिलके दीर्घ आ बन जाता है। और भैया हमारी अब पूर्व रूप संधि, बोलिए। और पूर्व रूप संधि का जो वो सूत्र होता है वो होता है हमारा एंघ पदांत पदांत दति। इसमें पूर्व इंग रूप में भैया ये पदांतादति। एंगा पदांता दति। इसका हमारा एग्जाम्पल वो ये होता है कि आ की जगह पूर्व रूप हो जाता है, आ का बदल के वो पूर्व रूप हो जाता है, तो वहीं वैसे वो ब्रेक हो जाता है। ठीक। और एक प्रकार। और एक प्रकार कोई बच्चा लोप शाकल्य से एक प्रकार था वो। भैया आवाज नहीं आई आपकी। लोपः शाकल्यस्य, ऐसा सूत्र है। अच्छा हाँ, लोप शाकल्यस्य। एक सेकंड भैया। ठीक है, ये हुई स्वर संधि। हमने 7 प्रकार पढ़े हमने अभी। जी ठीक है, हाँ, धन्यवाद, बहुत अच्छा। अभी प्रदीप जी नहीं आए मुझे लगता है, और ज्योति जी आएंगे तब उनको पूछेंगे। तब तक सुभाषिनी जी। जी भैया। हाँ, व्यंजन संधि के पहले 2 प्रकार आप बताइए, बाद में ख्याति बताएंगे। जी भैया, व्यंजन संधि का पहला प्रकार है इष्टुत्व संधि। इसका सूत्र है स्तोहोश्चुनाश्चुः। इसका अर्थ है यदि स तथा त वर्ग के उपरांत दूसरे पद में श या फिर च वर्ग आता है तो वहां पे उन दोनों के मेल से नहीं, किसके स्थान पे क्या होता है? तो उसके स्थान पर श या फिर ता वर्ग हो जाता है। नहीं नहीं, स और त वर्ग के स्थान पर श और च वर्ग होता है। जी भैया, मैं एक बार फिर से बोलूं। हाँ। जी भैया, यदि पहले पद के अंत में स या फिर ता वर्ग आता है और उस दूसरे पद के आरंभ में श या फिर चा वर्ग आता है तो वहां सा के स्थान पे श हो जाता है और ता वर्ग के स्थान पर चा वर्ग हो जाता है। यदि ऐसा बोलते हो तो अच्छा रहेगा, और अच्छा रहेगा। स और त वर्ग का योग जब च तथा श इसके साथ होता है, च वर्ग तथा श के साथ होता है, तब स और त वर्ग के जगह पे च वर्ग आदेश और श आदेश होता है, श तथा च वर्ग आदेश होता है। जी भैया, उदाहरण। इसका उदाहरण है धनन प्लस जय, धनंजय। यहाँ
पहले पद के अंत में ता वर्ग है और दूसरे पद के आरंभ में चा वर्ग है, इसलिए यहाँ पे चा वर्ग का स्थान हो गया। च वर्ग के स्थान पर च वर्ग हो जाता है, तो यहाँ धनन न था, जी भैया। यहाँ क्या बन जाएगा? धनंजय। ठीक है। और दूसरी संधि है ष्टुत्व संधि। इसका सूत्र है स्तोः ष्टुनाष्टुः। इसका अर्थ है यदि स तथा त वर्ग के बाद श और ट वर्ग आते हैं तो वहां उसके स्थान पर श और ट वर्ग का आदेश हो जाता है। इसका एक उदाहरण है तुष्फ्लष्टः, तुष्टः। यहाँ पहले पद के अंत में सा वर्ग है और दूसरे पद के आरंभ में ट है, तो यहाँ पे श हो गया। दुष्ट, बहुत सही। हाँ। धनंजय ये जो है ना, इसमें एक्चुअली धनम मकार होता है, उसको अनुस्वार हो करके अनुनासिक होता है, तो उससे अच्छा है दूसरा उदाहरण ले, वो परफेक्ट नहीं है यहाँ। पहले वाले संधि के प्रकार में वहाँ अनुनासिक यही परसवर्ण, ऐसा अनुस्वार से यही परसवर्ण, ऐसा सूत्र वहां लगता है, वो थोड़ा अलग है। यहाँ राम रामस चिनोती, यदि ये एग्जाम्पल लेते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा। और गीता में से कोई मामकः पांडवाश्चैव, पांडवाश्चैव, ये वाला भी एग्जाम्पल सही है। अगला वाला प्रकार ख्याति जी, अगले वाले दो सूत्र आप बताएंगे। जश संधि का हाँ। झलाम जशोन्ते, झलाम जशोन्ते, ये पहला सूत्र था। तो पहले पद के अंत में झल आना चाहिए और दूसरे पद के स्टार्टिंग में अशी परे हो, तो दूसरे पद के स्टार्टिंग में अशी हो तो वहां झल आदेश हो जाता है। झल के स्थान पर जश आदेश हो जाता है। वहां झल के स्थान पर जश आदेश हो जाता है। जैसे कि एग्जाम्पल हो वाग्दीशः, वाग्दीशः, तो वाग्दीशः में वाग्दीशः हो जाएगा, तो यहाँ झल आदेश हो जाएगा। क्या बनेगा, रूप क्या बनेगा? वागीशः। वागीशः। अभी यहाँ गलत नहीं बोलना है, सारा रिकॉर्डिंग हो रहा है और सुनने वाले बड़े ध्यान से सुन रहे हैं, सारे संधि पड़े हुए हैं, है ना, तो गलत नहीं बोलना। ठीक है, दूसरा प्रकार। हाँ। दूसरा प्रकार है जश संधि का झलाम जश झशी। तो झल पद के अंत में झल होना चाहिए, दूसरे पद के स्टार्टिंग में जश, दूसरे पद के स्टार्टिंग में झशी होना चाहिए, तो वहां पर जश आदेश हो जाता है। जैसे अगर इसका उदाहरण देखेंगे तो लब्ध, तो लब्ध इसका एक उदाहरण है, उसका तो यहाँ पद जश आदेश हो रहा है। एक मिनट, ब किसको किया हमने? ब हो गया है ना, किसके स्थान पर किया हो? झांसी के स्थान पर करेंगे, झश के स्थान पर नहीं। ये देखो, पद के अंत में झल हो, है ना, उसके आगे यदि जश आता है तो जो पदांत झल है उसे हम जश करते हैं,
है ना। अभी ध जो है आगे वाला वो जश में आएगा, झश में आ गया, और जो लब भ ये जो था ये झल में आ रहा था, इसलिए उस भ के स्थान पर हमने जश कर दिया, है ना। जश मतलब वर्ग का तीसरा अक्षर कर दिया। तो भ इसका वर्ग कौन सा वर्ग का है ये? भ हाँ प वर्ग का, इसलिए प वर्ग का तीसरा बनाएंगे, प फ ब, तो लब्ध ऐसा बन जाएगा, लब्ध। हाँ ठीक है, बहुत सही। सुभाषिनी जी, अगली वाली संधि। अभी तो आप दोनों को ही पूछना पड़ेगा, बाकी लोग आए नहीं आज। ज्योति जी बोलेंगे मैं आऊंगी आऊंगी, आई नहीं वो। जी भैया, आप चौथी संधि है चर्त्व संधि। इसका सूत्र है खर्चा। यदि पहले पद के अंत में झल आता है और दूसरे पद के आरंभ में खर आता है, या फिर ऐसे कह सकते हैं ख फ छ ठ थ चट तव कपई श ष सर आता है, तो वहां पर पहले वर्ण का पहला अक्षर चर हो जाता है। सॉरी, वहां पे चर का आदेश हो जाता है। हाँ, मतलब क्या होता है? वर्ग का, हर एक वर्ग का पहला अक्षर, जैसे कि क च ट त प, ये वाले हो जाते हैं। उदाहरण, इसका उदाहरण है उत्सन्न। उद प्लस सन्न। यहाँ पहले पद के अंत में झल का द आया है और दूसरे पद के आरंभ में खर प्रत्याहार का स आया है, इसलिए यहाँ पे उत्सन्न हो जाएगा। यहाँ पे इसका चर प्रत्याहार हो जाएगा, तो दा का चर होगा ता। हाँ, बहुत सही। इसलिए यहाँ पे उत्सन्न हो जाएगा। सही है, ठीक है। अभी अगला वाला ख्याति आप बोलिए। अगला वाला छठवा संधि था। इसका सूत्र था शश छोटी, शश छोटी, और यहाँ पर श को छ आदेश हो जाता है अगर दूसरे पद के स्टार्टिंग में अटी हो और पहले पद के अंत में झय होना चाहिए। पदान्तस्य झयः, पद के अंत में झय होना चाहिए, दूसरे पद के स्टार्टिंग में अटी होना चाहिए। अटी को बाद में शायद बोला नहीं, अटी होना चाहिए, झय होना चाहिए। सुनिए, पहले पद के अंत में झय होना चाहिए, ठीक है, और आगे उसके श होना चाहिए, और उस श में अट होना चाहिए, अट या अम होना चाहिए, ऐसा बोल सकते हैं। ठीक है, मैं एक और बार बोलूं। हाँ, पहले उदाहरण तच्छृणु, तो तच्छृणु में तत् और श्रेणु, तो पहले पद के अंत में झय मिल रहा है और दूसरे पद के शुरुआत में श मिल रहा है, तो इसलिए यहाँ पर च आदेश हो जाएगा, छ आदेश हो जाएगा, तच्छृणु। हाँ, ठीक है, श होना चाहिए, लेकिन उस श में अट ये प्रत्याहार मिक्स होना चाहिए। जैसे कि श्रुणु, इस शब्द में श में क्या है? रु है, रु स्वर है, है ना? इसलिए हमने उस श की जगह हमने छ बना दिया, तच्छृणु ऐसा बन जाएगा, तच्छृणु। अभी वहां तत् ऐसा पद था, तत्, है ना, तो वहां त था, उसको च किस सूत्र से बना? है ना वहां, वो शश, वो उसे चतुर्थ संधि के सूत्र से, चतुर्थ संधि के सूत्र से बना। बहुत सही। अभी अनुनासिक वाली हमारी संधि शुरू हो रही है ना। वो संडे को, मंडे को लेंगे हम, या कल भी ले सकते हैं ना, कल भी ले सकते, ठीक है। अभी एक काम करते हैं, अभी जो नए लोग आए हैं वो बोलेंगे आप बोलते जा रहे हैं, हमें कुछ पढ़ा नहीं रहे हैं, है ना।
तो आप सब एक बार वीडियो शुरू कर दीजिए, मैं एक बार इनको शुरू कर देता हूँ, इनको भी कुछ बता देता हूँ आज नया वाला, है ना, नहीं तो हमें केवल श्रवण ही करवा रहे हैं ऐसे बोलेंगे वो। श्रेया जी, ख्याति जी और चारुशीला जी, आप सब अपना वीडियो शुरू रखिए। ठीक है, क्लास अटेंड कर रहे हो, लेकिन जो जो पढ़ाया जाएगा वो पूछा जाएगा, है ना। यदि करके नहीं आए तो मैं बहुत डांटता हूँ, इनको पता है। ठीक है, सबको पता है आज बहुत सिंपल पढ़ाने वाले हम। ये स्लाइड आपके साथ शेयर की है मैंने, ग्रुप में की है, बाकी जो नए हैं उनको ग्रुप में ऐड कर देंगे, सबको स्लाइड्स मिल जाएंगे। ठीक है, ये सारा नहीं लेता मैं, ये भी नहीं लेता, डायरेक्टली वर्ण परिचय से शुरू करते हैं। जो स्लाइड में आपको संशय है वो ग्रुप में डाल दीजिए, वो कोई भी उत्तर दे देगा, यदि कोई नहीं देता है, बिजी रहते हैं, तो मैं उत्तर दूंगा। ठीक है, तो पहला प्रकार है वर्ण विचार, है ना। अभी किसी नई लैंग्वेज को, नई भाषा को जब सीखना चाहते हो तो उनमें वर्ण कौन कौन से होते हैं, क्या क्या होते हैं, वो सारा पढ़ना पड़ता है। तो यहाँ वर्ण विचार करके हमारा पहला प्रकरण है। वर्ण माने अक्षर, इंग्लिश में हम उसे कहते हैं लेटर्स, मराठी में हम उसे अक्षर बोलते हैं, वर्ण बोलते हैं, है ना। अभी सारे भाषाओं के लोग हैं यहाँ, इसलिए थोड़ा थोड़ा इंग्लिश भी थोड़ा थोड़ा मिक्स करना पड़ेगा, हिंदी भी करना पड़ेगा। बंगाली तो मुझे आते नहीं, इसलिए मैं बंगाली में कुछ नहीं बोल सकता। ठीक है, लेकिन वर्ण ये शब्द तो सारी भाषाओं में होगा, वर्ण या अक्षर, है ना। ठीक है, वर्ण किसे कहते हैं? वर्ण मतलब अपने मुख से निकलने वाले जितने भी ध्वनि हैं उन्हें हम वर्ण कहते हैं। वर्ण हमारे मुख से निकलने वाले जितने ध्वनि हैं उन्हें वर्ण कहते हैं, सिंपल डेफिनेशन। अभी वर्णों के 3 प्रकार हैं, वर्णों के 3 प्रकार हैं। उसमें पहला आता है स्वर, दूसरा आता है व्यंजन, तीसरा आता है स्वरादि। ठीक है, ये 3 प्रकार हम पढ़ने वाले हैं आज के दिन, हम जितना हो सके उतना देखते हैं। उसमें पहला प्रकार है, आपने अनम्यूट रखिए सब, मैं किसी को भी पूछूंगा, जो पढ़ा रहा हूं मैं पूछूंगा, ये अच्छा है अनम्यूट रखिए। हाँ, जो नए लोग हैं उनको तो ज्यादा पूछूंगा। ठीक है, और ये चारुशीला जी अनम्यूट करिए, आपको श्रेया जी अनम्यूट, मृणाल जी आप भी अनम्यूट रखिए, मैं पूछता रहूंगा, बीच बीच में आंसर देना। ठीक है, तो वर्ण के कितने प्रकार हैं? 3 प्रकार हैं, है ना। चारुशीला जी मैंने 3 प्रकार बताए हैं ना, उसमें पहला प्रकार था स्वर, दूसरा है व्यंजन, तीसरा है स्वरादि। इतने 3 प्रकार हैं, ध्यान रखना। अभी स्वर, इसका मतलब क्या है, स्वर किसे कहते हैं, इसकी व्याख्या देखेंगे। स्वर स्वयं राजते यस्मात् तस्मात् स्वरः इति कथ्यते, ऐसे संस्कृत में डेफिनेशन है, जिनका उच्चारण, हिंदी में बताता हूँ, सिंपल है। चारुशीला जी आप मम्मी पे डिपेंड नहीं रहना, आप अपना अपना स्टडी करना है। उन्हें कुछ ना पूछना, आपको जो समझ में आया है वो बोलना। ठीक है, हाँ, स्वयं राजते, जिनका उच्चारण करने के लिए किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं लेनी, जिनका उच्चारण करने के लिए किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती, उन्हें बोलते हैं स्वर। उदाहरण ई, उ, ऋ, लृ, ए, ऐ, ओ, औ, ये सारे क्या है? स्वर है, सारे स्वर है। चारुशीला जी कौन कौन से स्वर हैं? ओ,
अ ई उ आ ई उ ए ऐ औ आ। इतना तक बोलना, औ तक बोलना है। हाँ ठीक है, ये सारे हैं स्वर, है ना। अभी यहाँ लिखा है मैंने स्वयं राजते, मतलब ये स्वयं प्रकाशित है, इनके लिए किसी अन्य की सहायता नहीं लेनी पड़ती, इतना अर्थ है। हम उन्हें स्वर कहते हैं। अभी यहाँ सूर्यवत लिखा है, सूर्य को प्रकाशित होने के लिए किसी अन्य, जैसे कि चंद्रमा की सहायता नहीं लेनी पड़ती, किसी अन्य ग्रह की सहायता नहीं लेनी पड़ती, वो स्वयं प्रकाशित मान है, वैसे ये स्वर है ना, उन्हें बोलते हैं स्वर। ठीक है, अभी दूसरा प्रकार बता देता हूं मैं, बाद में इन स्वरों के भी प्रकार देखेंगे। दूसरा प्रकार था मृणाल जी, वर्ण का दूसरा प्रकार था व्यंजन, है ना। दूसरा प्रकार था व्यंजन। तो व्यंजन किसे कहते हैं, उसकी व्याख्या बताता हूँ। व्यंजन माने जिनका उच्चारण करने के लिए स्वर स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है, है। हाँ, उन्हें बोलते हैं व्यंजन। ठीक है, डिफरेंस क्या है पता चला। स्वर मतलब किसी किसी की भी सहायता नहीं लेनी पड़ती, स्वयं प्रकाशित है। लेकिन व्यंजन कैसे हैं, जिनका उच्चारण करने के लिए आपको स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है। श्रेया जी, व्याख्या फिर से रिपीट कर सकते हो आप। स्वर ऐसा होता है कि जो स्वयं प्रकाशित। दो लोगों की आवाज आ रही है मुझे, एक कोई तो बोलिए। हाँ बोलिए। स्वर इसे कहते हैं कि जो स्वयं प्रकाशित होता है और उसे किसी की सहायता की जरूरत नहीं होती उच्चारण के लिए। हाँ हाँ सही है। और व्यंजन उसे कहते हैं जिसे स्वर की सहायता लेनी पड़ती है उच्चारण करने के लिए। हाँ ठीक है, बहुत सही। श्रेया जी आपको आ गया समझ में, है ना। श्रेया जी, आपका नाम श्रेया है या श्री? हाँ आ गया। श्रेया ही है ना। श्रेया। श्रेया। ठीक है, मैं आपको भी पूछूंगा। अभी इन्होंने बता दिया, इन्होंने बता दिया, वो भी प्रामाणिक है, इसलिए जाते हैं हम आगे। तो तीसरा प्रकार है हमारा वर्णों का। तीसरा कौन सा था? स्वरादि। स्वरादि। अभी ये देखो, ये व्याख्या जब हम थोड़ा वर्ण परिचय कर रहे हैं, इसलिए इन्हें स्वरादि हम कह देंगे। इसका मतलब है जिनका उच्चारण करने के लिए स्वरों की आगे से सहायता लेनी पड़ती है। जैसे कि अनुस्वार उच्चारण, जब अम ऐसा जो बोल रहे हो, उसमें पहले अ है, उसके बाद उसके ऊपर एक अनुस्वार दिया होता रहता है। ऐसा बोलते हो तो उसके ऊपर अनुस्वार है और पहले स्वर है। तो इसकी व्याख्या क्या है? स्वर है आदि में जिसके, इसे बोलेंगे स्वर आदि। उनके प्रकार हम आगे जाके देखेंगे। ठीक है, तो चारुशिला जी, क्या क्या देखा हमने? पहला वर्ण का पहला प्रकार, वर्ण का पहला प्रकार स्वर होता है, फिर व्यंजन होता है और स्वरादि। स्वरादि होता है। उसमें स्वर किसे कहते हैं बता सकते हो आप? स्वर को किसी दूसरे की सहायता नहीं लगती और व्यंजन को स्वर का सहायता लगती है। हाँ हाँ ठीक है। और स्वरादि किसे कहते हैं? जिनका उच्चारण करने के लिए स्वरों की आगे से सहायता लेनी पड़ती है और स्वर उनके पहले रहते हैं, ऐसा भी बोल सकते हो। स्वरादि, ठीक है। और मैं स्वर के कुछ प्रकार बताता हूँ और हमारा आज का लेक्चर ये समाप्त करते हैं। अभी पहला प्रकार स्वर देखा ना, ये 3 प्रकार हैं स्वरों के, 3 प्रकार हैं। फिर से 3 3 3 ऐसे बहुत बार आएगा, याद रखिएगा। स्वरों के अब हमने स्वर, व्यंजन, स्वरादि ऐसे वर्ण के प्रकार देखे, वर्ण के प्रकार देखे। उसके बाद स्वर के प्रकार देखने वाले हैं। स्वर के प्रकार है 3। पहला है ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। ऐसे 3 प्रकार हैं। ह्रस्व स्वर किसे कहते हैं? जिसका उच्चारण काल
एक मात्रा का है, जिनका उच्चारण करते हमें एक मात्रा का समय लगता है, जैसे कि अ, ई, उ, अरु और लृ। इनका उच्चारण करने में हमें कम समय लगता है, उन्हें बोलेंगे ह्रस्व स्वर। हाँ, जिनका उच्चारण करने के लिए हमें कम समय लगता है, ऐसा भी बोल सकते हैं। ये हुए ह्रस्व स्वर। दीर्घ स्वर, दीर्घ स्वर किसे कहते हैं? जिनका उच्चारण करने के लिए हमें अधिक समय लगता है, ऐसा भी बोल सकते हैं। अधिक समय लग सकता है, और जिनका उच्चारण काल द्विमात्र का होगा, मतलब 2 मात्रा का, जैसे कि आ, ई, उ, रू, ए, ऐ, औ और ओ, औ, ऐसा होना चाहिए क्रम। ऐसा होता है, इन्हें बोलते हैं दीर्घ स्वर। ठीक है। और एक तीसरा प्रकार है, उन्हें हम कहते हैं प्लुत स्वर, है ना। प्लुत स्वर, प्लुत स्वर, सारे ही स्वर प्लुत है, सारे ही स्वर प्लुत है ना। जिनका उच्चारण काल 3 या 3 से अधिक मात्रा में हो, उन्हें बोलते हैं प्लुत स्वर, है ना। जैसे कि मैं बोलता हूँ ओ, यहाँ ओ है, ओ स्वर है, और ये लंबा जा रहा है, ओ। इनका उच्चारण 3 मात्रा है, 3 या 3 से अधिक भी ले सकते हैं, है ना। उन्हें बोलेंगे प्लुत स्वर। अभी प्लुत हो सकता है, आप ऐसा भी बोल सकते हो। अभी इनका ज्यादा उपयोग संगीत शास्त्र में होता है ना। जो आलाप लेते हैं वहाँ बहुत सारे इसमें इसी स्वर में गाते हैं। तो ये हुए 3 प्रकार, ह्रस्व, दीर्घ, इनकी व्याख्या समझ में आ गई। तो यहाँ सारे स्वर यहाँ मैं लिख देता हूँ। सारे स्वर ऐसा लिख दो। ये स्लाइड में थोड़ा थोड़ा बदल हर एक स्लाइड में होता ही रहेगा, तो ऐसा है। इसका एग्जाम्पल क्या है, तो मैंने इन लोगों को बताया था, तैत्तरीय उपनिषद हम पढ़ते हैं। उपनिषद आप लोगों ने पढ़ा नहीं होगा, किसी ने, हमने पढ़ा है तो बता देते हैं। तो वहाँ एक प्रकार होता है, मंत्र आता है, उसमें उसका उदाहरण आता है प्लुत स्वर का। वहाँ बोलते हैं एतत् सामगायनास्ते हा ऊ हा ऊ हा ऊ। तो वहाँ जो हा ऊ, यहाँ जो दीर्घ जा रहा है ना, आ, उन्हें हम कहेंगे, है ना। ये इसके लिए एग्जाम्पल है। यदि आपको नहीं आता है बोलना, ना बोलिए, कोई बात नहीं, लेकिन ये समझिए ह्रस्व किसे कहते हैं, दीर्घ किसे कहते हैं, और प्लुत किसे। और एक गौण ऐसा ही एक प्रकार हमने बनाया है समझने के लिए, वास्तविक नहीं हो सकता, लेकिन समझने के लिए शुरुआत में। तो संयुक्त स्वर, ऐसा एक चौथा प्रकार हम यहाँ रख सकते हैं। संयुक्त स्वर मतलब क्या है? दो भिन्न भिन्न जातियों से जो उत्पन्न होता है, जो भिन्न जातियों के स्वरों से उत्पन्न होता है, उसे बोलते हैं संयुक्त स्वर। यहाँ मैंने लिखा है भिन्न स्वरयोः संयोगात् यो जायते। डेफिनेशन हो जाएगी, और सिंपल बताता हूँ। अलग अलग जाति के स्वरों से जो निर्माण होता है, जैसे कि ए, इस स्वर के लिए हमें ये कंठ जातीय है, कंठ्य स्वर है। इस स्वर का स्थान है कंठ, और ई इस स्वर का स्थान है तालु। वो भी आगे जाके बताएंगे हम। इन दोनों से ए इसकी उत्पत्ति हुई, इसलिए इन्हें बोलेंगे, ए को बोलेंगे संयुक्त स्वर। ए, ऐ, ओ, औ, ये संयुक्त स्वर है। ठीक है। जब कल की कक्षा होगी, कल की कक्षा में आपको ये सारा रिपीट करना है। जो जो समझ में आया वो यहाँ आके बिना देखे बोलते हो तो बहुत अच्छा है,
यदि कहाँ कहाँ अड़क रहे हो तो वहां देख के बता सकते हैं, लेकिन मैं हर एक को पूछूंगा, किसी को नहीं छुट्टी मिलती। ठीक है, ठीक है। ज्योति जी, हरिओम। जी भैया। तो आपका जय प्रेजेंटेशन श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। हाँ बताइए भैया। अभी कर दीजिए कुछ, 3-4 मिनट देते हैं आपको भी। अच्छा 3-4 मिनट, ओके। वैसे आपने सारा एक्सप्लेन कर दिया है तो फिर आपके बाद मेरी जरूरत है क्या? वो तो मैंने स्वर ही एक्सप्लेन की, आप आगे वाले एक्सप्लेन करिए। वो मतलब क्या है, वो अभी नए हैं ना, व्यंजन करना तो है यदि क्या? आप बता व्यंजन देते हैं शुरुआत में तो सभी व्यंजन गणित। करना है क्या? हाँ व्यंजन व्यंजन बताना है। हाँ, व्यंजन बताइए, कर स्वरादि तो बताइए, उसके बाद संधि के ठीक है। 7 प्रकार शॉर्टली। हाँ एक सेकंड। सेकंड बोलते हैं, क्या हो भैया? इसे सेकंड बोलते हैं, 1 मिनट लगा दिया। ठीक है। अच्छा आपकी आवाज बहुत धीमी आ रही है। चले वर्ण के 3 प्रकार होते हैं, स्वर, व्यंजन और स्वरादि। तो स्वर हमने देख लिया और हाँ स्वर हमने देख लिया। उसके बाद व्यंजन, व्यंजन के भी प्रकार होते हैं। सबसे पहले कठोर व्यंजन, मृदु व्यंजन और संयुक्त व्यंजन। हाँ संयुक्त अनुनासिक अनुनासिक व्यंजन, ठीक है। अनुनासिक व्यंजन, कठोर व्यंजन वो होते हैं कि जो विसर्ग से पहले आते हैं और उनमें कोई परिवर्तन नहीं होता, उन्हें कहते हैं। इसमें परिवर्तन नहीं होता? कठोर व्यंजन में। अरे बाबा, कठोर व्यंजन में नहीं, विसर्ग में कुछ परिवर्तन नहीं, ऐसा बोलना था मुझे। हाँ अच्छा, विसर्ग में परिवर्तन नहीं होता तो उनका हो जाता, उनको कहते हैं कठोर व्यंजन। और जिनमें परिवर्तन होता है, ये जो व्याख्या है ना, ये अभी हम शुरू में पढ़ रहे थे, इसलिए ऐसी व्याख्या बनाई है। एक्चुअली उसमें भी थोड़ा थोड़ा बदल होगा। विसर्ग में विसर्ग का श बन जाएगा, मूर्धन्य शकार बनेगा। शुरू में समझने की हाँ व्याख्या है। वो तो पढ़ा है कि क खा का ऐसा हो जाएगा, प फ का ऐसा हो जाएगा। हाँ, वो भी और बताऊंगा मैं। जब विसर्ग संधि पूरी हो जाएगी तो अपने आप समझ में आ जाएगा आपको। और यदि आपको समझना है तो थोड़ी देर रुके, मैं इनको हाँ इनको भी बता सकते हैं, कोई बात नहीं। आप पूरा करिए 2 मिनट में, शॉर्टकट बताइए, समझ जाएगा नहीं। जी मृदु व्यंजन जिनमें परिवर्तन हो जाता है, उसका कठोर व्यंजन का उदाहरण था जैसे अंतःकरण, अधःपतन। तो ये जो है इसमें वो क्या मतलब इसमें परिवर्तन नहीं होता। और ऐसे ही मृदु व्यंजन में परिवर्तन हो जाता है। इसमें क्या होता है, जैसे अधः गति तो अधोगति हो जाता है, तो उसका जो विसर्ग है उसका ओ की मात्रा में वो चेंज हो गया, परिवर्तन हो गया, तो मृदु व्यंजन हो गया। और तीसरा क्या था, कठोर व्यंजन, मृदु व्यंजन और अनुनासिक व्यंजन। अनुनासिक व्यंजन के हाँ अनुनासिक व्यंजन ये नासिका से इनका उच्चारण किया जाता है। और यमंगल, हाँ मुख और नासिका से जिनका उच्चारण होता है, नासिका से, नाक और मुख से, दोनों के सहायता से होता है। हाँ जी ठीक है। तो य और ग य न और म, ये अनुनासिक व्यंजन होते हैं। अनुनासिक। और उसके बाद मृदु कठोर। भैया एक और टाइप था उसका, एक थोड़ा सा पहला अक्षर बताइए ना। हाँ स्पर्श व्यंजन, भूल गई मैं स्पर्श, हाँ अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। ठीक है, इसका नाम उच्चारण कर दिया, वो ही ठीक है। स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। ठीक है। स्वरादि के 2 प्रकार, एक पहला है अनुस्वार, दूसरा क्या है, विसर्ग। हाँ ठीक है।
संधि के और प्रकार विसर्ग के भी दो प्रकार होते हैं ना, कि जिह्वा मूलीयस्य और उपमानीय। हाँ, 3 प्रकार एक्चुअली। उसमें एक उन्हें बोलते हैं विसर्जनीय, जो विसर्गई है, दूसरा है जिह्वा मूलीय, और तीसरा है उपध्मानीय। वो भी बताया था मैंने ना। पहला आपने क्या बोला? विसर्जनीय बोलते हैं, विसर्जनीय, विसर्ग का ही नाम है। स्वर संधि का पहला प्रकार बताइए। यड़ संधि। इको यड़ाची। इक के स्थान पर इक के स्थान पर यड़ आदेश हो जाता है, अगर उसके बाद अच परे हो, वाला अच हो तो। ठीक है, दूसरा दूसरा था एको यवायावः, एचो यवायावः। और ये था अच संधि। एचो अरे यवायावः। सारे प्रकार चल रहे बाबा। देखिए मैं बिना पढ़े आई हूँ, मुझे कुछ कुछ याद है अभी। ठीक है, सूत्र ही बोल दीजिए आप, है ना, हर एक संधि के सूत्र। 3-4 संधियां याद है, वो मैं बोल दूं। हाँ हाँ। अच संधि एचो यवायावः, इसमें एच के स्थान पर आय आओ, हाँ आय आओ, आय आओ नहीं, आय अव आय आओ हो जाता है, अगर उसके बाद क्या है एचो यवायावः, स्वर आए तो आई ओ औ ये सब आते हैं तो पहले पद के अंत में ए ऐ ओ औ ये आते हैं, उनके आगे यदि स्वर कहते आते हैं अच, तब ए ऐ ओ औ इनके स्थान पर ऐ औ आय आओ ऐसे आदेश होते हैं। ऐसा, हाँ, जैसे नयनम, ने प्लस अनम, तो ए प्लस अ का। और इसके बाद दीर्घ पर सवर्ण दीर्घ संधि, नहीं सवर्ण दीर्घ संधि, अकस सवर्णे दीर्घ, तो इसमें भी वो अक का जो होता है वो दीर्घ हो जाता है। तो एग्जाम्पल वागीश्वरः, नहीं वागीश्वरः नहीं, महेशः, महा प्लस ईशा। कल अच्छे से स्टडी करके आना। कुछ मिक्स हो रहा है। मिक्स हो रही है सारी संधियां। ठीक है, हमारा समय भी समाप्त हो गया है, 5 मिनट ज्यादा, समय से आगे जाए तो बोलेंगे अरे 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 1 घंटा हो गया तो भी छोड़ नहीं रहे हैं, ऐसा हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, मैंने आपको जो प्रश्न पूछा था उसका आंसर दे दीजिए एक बार। ठीक है। हाँ, प्रश्न क्या था? प्रश्न क्या था? हाँ, कि क ख प फ स श श, ये जो 7 अक्षर हैं, इनका जो ये जब विसर्ग के बाद आते हैं तो इनका उच्चारण भिन्न हो जाता है, और कोई भी व्यंजन या कुछ हो तो फिर उसका उच्चारण हाँ जैसा ही रहता है, ऐसा क्यों? इसलिए हमने व्यंजन संधि के, आप बहुत सारे इसमें तो नहीं थे, अब जब विसर्ग संधि पढ़ लेंगे तो ये सारे आंसर मिल जाएंगे। तब तक रुकते हैं या बता दूं? नहीं, रुक जाते हैं, ठीक है। हाँ, अच्छा, थोड़ा शॉर्ट में बता दीजिए। ठीक है। अभी हमारे पास व्यंजन कौन कौन से हैं? क ख ग घ ङ च छ ज झ, सारे हैं व्यंजन, स्वरों को छोड़कर, है ना। अभी उनमें देखो हमने डिवाइडेशन किया था मृदु व्यंजन तथा कठोर व्यंजन, है ना। विसर्ग के आगे जब मृदु व्यंजन आ जाएंगे तब हमेशा विसर्ग का उ हो जाएगा और बाद में ओ बन जाता है। ऐसा एक हमने देखा। अभी बाकी कितने रहे हमारे पास? कठोर व्यंजन और श श स, ऊष्म व्यंजन, है ना। अभी इसमें पहला है क ख। हाँ, यदि विसर्ग के बाद क ख आता है, तब विसर्ग का विकल्प से जिह्वा मूलीय आदेश होता है। उसके लिए सूत्र है, वो मैं सूत्र विसर्ग संधि में बताऊंगा। अभी बता दिया तो आप बोलेंगे मैंने पढ़ लिया, आपने पढ़ूंगे मैं, है ना। तो कुपु अक अपौच ऐसा एक सूत्र है। उसका अर्थ है जब विसर्ग के आगे क और ख आता है तब विसर्ग को विकल्प से स आदेश होता है ना।
वहां विसर्ग को अख ऐसा आदेश हमें बोलना पड़ेगा विकल्प से। अब ऐसा भी बोल सकते हैं काकः कृष्ण और काकख कृष्ण, ऐसा भी बोल सकते हो, विकल्प से होता है, तो दोनों सही है। ठीक है, अभी दूसरा वर्ग क्या है, च छ। अभी च छ जब विसर्ग के आगे होता है तो विसर्ग को पहले स बन जाएगा, और स के आगे जब च छ आता है तो सुभाषिनी जी स को क्या बनेगा, स के आगे यदि च छ आता है तो हमने पढ़ा व्यंजन संधि का पहला प्रकार च्युत्व, वहां श बन जाएगा। तो ये एक परिवर्तन हो रहा है ना। जैसे कि रामश चिनोति, विसर्ग था, विसर्ग का स बना दिया, रामस ऐसा हो जाएगा, उस स को च्युत्व हो जाएगा तो श बन जाएगा। तीसरा प्रकार था, तीसरा वर्ग है, अरे सारे म्यूट हो यार, मुझे अकेले बोलना पड़ता है। हाँ ठीक है, बोल देता हूँ। तीसरा है टठ। टठ के लिए हमने भी सूत्र देखा था, ष्टुत्व है ना, दूसरा सूत्र देखा था, वहां विसर्ग का मूर्धन्य शकार आदेश हो जाएगा, है ना। उसके बाद आता है कौन सा वर्ग, टठ के बाद टठ न तथ। अभी जब तथ आता है तो विसर्ग को विसर्जनीय से स हो जाएगा, तो रामस्तिष्ठति ऐसा विसर्ग का बन जाएगा स, वो एक। अभी बाकी कौन सा है, प फ। अभी फिर से कुपवऊ अक अपौच, इस सूत्र से क्या बन जाएगा, उपध्मानीय विकल्प से बनेगा, उपध्मानीय वाला विसर्ग आदेश होगा। वहां भी जैसे कि भगवन्तः पुनः पुनः, तो भगवन्तौ पुनः ऐसा भी बोल सकते हो, और पुनः पुनः ऐसा भी बोल सकते हो, पुनः पुनः ऐसा भी बोल सकते हो, और पुनः पुनः ऐसा भी, तो विकल्प से होते हैं, है ना। अभी कौन कौन से बाकी रह गए, श, श और स, ये तीन बाकी रह गए, है ना। अभी विसर्ग के आगे श आया तो उसको वाशरी ऐसा एक सूत्र है ना। वाशरी से क्या होगा, विसर्ग को उस विसर्जनीय वाशरी, इसको विसर्ग को विकल्प से श, श और स ये आदेश होते हैं, है ना। विकल्प से उसे क्या बनेंगे, उस सका विसर्ग को स बन जाएगा, स को बाद में उसके आगे श है इसलिए वहां भी च्युत्व हो जाएगा। विकल्प से मूर्धन्य शकार ष्टुत्व से होगा, और इस सकार को सकार ही रहेगा। वो विसर्ग संधि पढ़ने के बाद आपको समझ में आ जाएगा, है ना। इतने सारे सूत्र लगते हैं, अभी कुछ बाकी नहीं है उसमें, है ना। व्यंजन, व्यंजन सारे कवर कर लिए हमने, क्योंकि मृदु व्यंजन में हमने सारे प्रकार उसको ऊ बना देते विसर्ग का, बाकी रहे थे कठोर व्यंजन, उसके जगह इतने सारे बदल होते हैं। और कुछ आपने जैसे बोला कि विकल्प से होता है, तो लेकिन ज्यादा सही तो वो दूसरा वाला माना जाएगा ना। सही ऐसा कैसे बता सकते हो, विकल्प से होता है मतलब एक बार जब आप ये देखो, विकल्प मतलब आपके कर्तृ की इच्छा, जो आपकी इच्छा हो वो कर सकते हो आप, है ना। यदि कोई उच्चारण करता है रामः कृष्णः, रामः कृष्णः, वो भी सही है, और कोई बोलता है रामः कृष्ण, वो भी सही है। हम परंपरा से दूसरे वाले का ग्रहण करते आ रहे हैं, इसलिए वो तो हमें ठीक ही लगता है, लेकिन पहला वाला भी गलत है ऐसा नहीं बोलना चाहिए, तो दोनों भी सही है। लेकिन अगर कहा जाए कि संस्कृत की दृष्टि से ज्यादा कौन सा सही, तो हम लोग सेकंड वाले को कहेंगे ना। नहीं, संस्कृत की दृष्टि से पूछेंगे तो दोनों सही बोलेंगे, यदि परंपरा से बोलेंगे, है ना, तो पहला वाला सही है ऐसा बोलेंगे, राम कृष्ण ऐसा सही बोलेंगे। पहला वाला सही मतलब कौन सा, हा वाला कृष्ण, राम कृष्ण, तो वहाँ जो उपध्मानीय का उच्चार करते हैं, युवामूली का उच्चार करते हैं, वो सही है। वैसे संस्कृत में कुछ गलत ही नहीं है, आप गालियां दो वो भी सही है, आप बोलते हो ठीक है, मैं अभी ज्यादा समय हो गया। ठीक है भैया। तो कल जिन्होंने नया नया पढ़ा है वो सारा कल आके अभ्यास कर लीजिए, और मैं कल बाकी जो हमारा हल संधि बचा है वो सुभाषिनी जी को, अजीत जी को
और ख्याति जी को और ज्योति जी को पूछूंगा। प्रदीप जी आएंगे तो ठीक, नहीं तो वो तो परसों भी बता सकते हैं। ठीक है, हरिओम। शांति मंत्र लेते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। ठीक है, मिलते हैं कल। भैया रिकॉर्डिंग स्टॉप कर दीजिए। हाँ हाँ।